नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। लीगल फील्ड में एक बहुत बड़ी चुनौती हम एडवोकेट्स के लिए अपडेट रहने की होती है कि लॉ के जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, उनसे हम अपडेट रहें, तभी हम सही जस्टिस अपने क्लाइंट को दिला पाते हैं या लॉ की जो सही करंट स्टेटस है हम ऑनरेबल कोर्ट्स के समक्ष पहुंचा सकते हैं। तो अपडेट रहने के क्रम में आज हम ये चर्चा करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जुलाई 2020 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो गया है। इसके पूर्व में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का निर्धारण किया जाता था। लेकिन 20 जुलाई 2020 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसके पहले एक वीडियो में मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को डील किया था और कंज्यूमर ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो बेसिक बातें हैं, बेसिक समझ जो डिफिनीशन ऑफ कंज्यूमर, कंप्लेंट, इन सब चीज़ों की हो सकती है, वो आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया गया। तो उसके लिंक को भी मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। तो जो बिगिनर्स हैं और कंज्यूमर ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो के साथ मेरे अर्लियर वीडियो को भी ज़रूर देख लें, तो पूरी तरह से कंज्यूमर ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम समझ पाएंगे। आज के इस चर्चा में बेसिकली हम 2019 में जो एक्ट आया है और कंज्यूमर लॉ में उसमें किस तरह से परिवर्तन किया गया है, उस चेंजेस को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इस चर्चा में हमारा जो मेन इशू है वो एडवोकेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा कि क्या लीगल चेंजेस की गई हैं, और दूसरा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा कि किस तरह के राइट्स उनको और मिल गए हैं या न्यायालय किस तरह से उनको अपने राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन में सहायक होने वाला है। तो चलिए हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इस एक्ट का है। किसी भी एक्ट को समझने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को पढ़ना आवश्यक है। तो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट ये कहता है कि टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो दो चीज़ें हैं, इफ़ेक्टिव और टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट का। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहले जो था कंज्यूमर कोर्ट एज ए कोर्ट काम करती थी, लेकिन इस एक्ट के द्वारा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सेंट्रल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इस एक्ट में जो 2019 के सारे प्रावधान 20 जुलाई से लागू नहीं किए गए हैं, उसी क्रम में जो एक सेंट्रल एजेंसी बनाने के प्रावधान था वो अभी लागू नहीं है, लेकिन उसको भविष्य में लागू किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से लेके नेशनल कमीशन तक कोर्ट्स की फंक्शनिंग को एडमिनिस्टर किया जा सके, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इस तरह से एक सेंट्रल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है। और कंज्यूमर डिस्प्यूट के साथ इसमें दो वर्ड्स जोड़ दिए गए कि मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो ऐसे मैटर जो कनेक्टेड हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर डिस्प्यूट की परिभाषा में नहीं आते थे, उनको भी इसमें रखा गया है। तो आगे के चर्चा में आप देखेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे विशेष ध्यान रखा गया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, टेली शॉपिंग एट्सेट्रा जो हैं वो भी कंज्यूमर डिफिनीशन से आसानी से कवर हो जाएं, उसका ध्यान इस एक्ट में रखा गया है और उसको डायरेक्टली अब कंज्यूमर डिस्प्यूट माना जाएगा, इस एक्ट में वो कवर कर लिया गया है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि नॉमेनक्लेचर्स भी चेंज किए गए हैं। जैसे हम पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते थे, अब 2019 के एक्ट के लागू हो जाने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाएगा और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन जो पहले से नाम थे। उसके बाद कुछ नए डिफिनीशन भी जोड़े गए हैं। मेरे पहले के वीडियो में आप देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण डिफिनीशन कंज्यूमर डिस्प्यूट को समझने के लिए आवश्यक थे वो मैंने बताया था। और इस नए एक्ट में जैसे ऑनलाइन, टेली मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इन सब चीज़ों को भी डिफ़ाइन किया गया है। तो वो सामान्य डिफिनीशंस हैं, तो उनको समझने के लिए आप बेयर एक्ट से उनको देख सकते हैं।
दूसरी एक और मेरी महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को एडवाइस है कि किसी भी लीगल डिस्कशंस को आपको सब्सटेंशिएट करने के लिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, बेयर एक्ट है, उसको पढ़ना आवश्यक है। ये सारी डिस्कशंस केवल चीज़ों को समझने के लिए है। जब भी आप कोर्ट में अपीयर होंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आप को बेयर एक्ट से अपडेट करिए, चीज़ों को एज इट इज़ अपने आँखों से देखिए कि एक्ट में क्या लिखा है और कैसे लिखा है। दूसरी बात आप देखिए कि कंज्यूमर के डिफिनीशन को एक्सटेंड किया गया है। कंज्यूमर के डिफिनीशन को किस तरह से बढ़ाया गया है वो हम देखेंगे कि अब कंज्यूमर के डिफिनीशन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग आर इंक्लूडेड। तो अब कंज्यूमर की परिभाषा के अंतर्गत जो पहले डिफिनीशन थी उसमें ऐड करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्सेट्रा को इस कंज्यूमर की परिभाषा के अंतर्गत रख लिया गया है। यानी कि कंज्यूमर डिस्प्यूट का परव्यू बढ़ा दिया गया है और अब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूमर्स को इस एक्ट का होगा। उसके बाद जो कंज्यूमर एज ए पर्सन डिफाइन किया गया था सेक्शन 2M ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, उसमें भी चेंजेस लाए गए हैं कि कंज्यूमर के अंतर्गत अब नया डिफिनीशन जो है सेक्शन 31 सब क्लॉज 1 में है, कोई कॉरपोरेशन या कंपनी भी कंज्यूमर के डिफिनीशन के अंतर्गत आ सकती है। तो अब केसेस जो हैं जहां पहले कंपनी के अगेंस्ट फाइल किए जाते थे, तो कंपनी के द्वारा भी कंज्यूमर डिस्प्यूट फाइल किए जा सकते हैं। और जब भी कोई नया एक्ट लेजिस्लेट होता है तो उसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल कोर्ट जैसे इसमें नेशनल कमीशन करेगा या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो वो सारे इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा किए जाएंगे तो लॉ और इस्टेब्लिश होगा और क्लियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कंज्यूमर की डिफिनीशन हमने देखा। कंप्लेंट की भी डिफिनीशन को एक्सटेंड किया गया है पहले से। तो कंप्लेंट की डिफिनीशन में जहां पहले जो लोग आते थे, कंप्लेनेंट की डिफिनीशन में, उसके अलावा अब माइनर्स को भी इसमें कंप्लेनेंट माइनर्स भी हो सकते हैं थ्रू गार्जियंस। जैसे कि कोई माइनर बच्चा जो एडल्ट नहीं है वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है या किसी तरह की खरीदारी करता है, तो उसके द्वारा भी कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है थ्रू गार्जियन। ये स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है नए एक्ट में और कंप्लेनेंट के डिफिनीशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद एक नया टर्म इस एक्ट में आया जिसको कहा गया अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन जो है सेक्शन 2 सब क्लास 46 में दी गई है और इसमें ये बताया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या जहाँ से आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट वो यूनिलैटरली टर्न डाउन कर सके, यानी कि एक पक्षीय रूप से कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दें। तो इन सब चीज़ों को अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो एक मॉडल फॉर्म में होता है कि आप कोई चीज़ परचेज करने गए और एक किसी फॉर्म पे साइन करा लिया और बाद में जब आप कंज्यूमर डिस्प्यूट में आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा और उसमें कहाँ कहाँ कंज्यूमर्स को बचाया गया है, ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर दिया गया है कि इसको यूनिलैटरली कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ख़त्म नहीं कर सकता है या कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकता है जो कंज्यूमर के टोटली अगेंस्ट हो। तो ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। उसके बाद इस एक्ट में जो एक महत्वपूर्ण नया टर्म आया वो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात आई कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो डिफिशियंसी ऑफ सर्विस होती है या वो प्रोडक्ट में कोई कमी करते हैं तो आप कंप्लेंट फाइल करते हैं उसके अगेंस्ट और आप कंपनसेशन लेते हैं। लेकिन आप सपोज़ करिए कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको दे देते हैं जिससे आपको कोई हार्म होता है, कोई नुकसान हो जाता है आपको। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद के ले आते हैं और उसके नेचर के कारण आपको कोई फिज़िकली इंजरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पहले का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 वो इसको कवर नहीं करता था।
लेकिन जो 2019 का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया उसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक नया क्लॉज दिया गया और उसको इम्प्लीमेंट करने का एक मैकेनिज्म बना दिया गया। तो सेक्शन 2 सब क्लास 34 में प्रोडक्ट लाइबिलिटी को डिफाइन किया गया और चैप्टर 6 में एक पूरा मैकेनिज्म दिया गया कि आप अगर इस तरह का कोई हार्म कंज्यूमर को होता है तो वो प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए भी केस फाइल कर सकता है कंपनसेशन के लिए। जो जुरिडिक्शन पहले केवल सिविल कोर्ट को था वो जुरिडिक्शन अब कंज्यूमर कोर्ट को दे दिया गया। तो ये हुई बात प्रोडक्ट लाइबिलिटी की, जो सेक्शन 82 से 87 जो नया एक्ट डील करेगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चेंजेस इस अधिनियम के द्वारा लाए गए वो हैं, अगर हम लिमिटेशन को देखें तो पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कॉज ऑफ एक्शन जारी होने से या एक्रू होने के विदिन 2 ईयर आप कोई भी केस फाइल कर सकते थे। तो ये प्रोविज़न एज इट इज़ है, लेकिन उसमें एक आपको कंडोनेशन ऑफ डिले का एक प्रोविज़न बढ़ा दिया गया है कि अगर आप कोई कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में फाइल करते हैं तो लिमिटेशन तो 2 साल का है, लेकिन अगर आप कोई सफिशिएंट रीज़न शो कर पाते हैं जिसके कारण से विदिन टाइम आपने अपना केस फाइल नहीं किया है तो वो डिले कोर्ट कंडोन कर सकती है। तो ये भी, इस प्रोविज़न को भी हम तो निश्चित रूप से जो लिमिटेशन में छूट मिली है वो कंज्यूमर्स के ही हित में है, और यदि किसी कारणवश उन्हें अपना वाद फाइल करने में देरी होती है और वो सफिशिएंट रीज़न कोर्ट के समक्ष बता सकते हैं तो 2 साल की अवधि के बाद भी वो अपने कंप्लेंट को कोर्ट के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण कंज्यूमर के ही हित में एक और परिवर्तन किया गया है कि पहले प्लेस ऑफ सुइंग कि कहाँ पे ये वाद दाखिल होगा उसका निर्धारण जो सीपीसी के सिद्धांत थे उसी के हिसाब से होता था, यानी जहाँ की अपोजिट पार्टी रहता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन या अपने लाभ के लिए काम करता है या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट फाइल किए जा सकते थे। लेकिन इसमें एक ड्रास्टिक चेंजेस ले आते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि जहाँ पे भी कंप्लेनेंट निवास करता है वो वहाँ पे अपना वाद दाखिल कर सकता है। तो मान लीजिए कि कोई एक कंज्यूमर डिस्प्यूट आपका बनारस में राइज होता है और आप बाय द वे आपका ट्रांसफ़र लखनऊ या किसी भारत के किसी अन्य शहर में हो जाता है, तो आप अपने डिस्प्यूट को आप जहाँ रहते हैं, कंप्लेनेंट जहाँ निवास करता है वहाँ पे वो फाइल कर सकता है। तो ये कंप्लेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है जो निश्चित रूप से उसको अपने कंज्यूमर राइट्स को कोर्ट के समक्ष रेज करने में एक लाभ की स्थिति में वो रहेगा और फ़ायदे की स्थिति में रहेगा। दूसरी बात यह है कि अब ई फाइलिंग की व्यवस्था भी इस कोर्ट में कर दी गई है नए एक्ट में 2020 से जो लागू है 20 जुलाई 2020 से। ई फाइलिंग की व्यवस्था होने से आपको फाइलिंग में सुविधा होगी, कंज्यूमर्स अपने घर बैठे भी अपने केस को फाइल कर सकेंगे और चाहे तो एडवोकेट्स भी फाइल कर सकेंगे। हमने देखा है कि रेरा में ई फाइलिंग जो है बहुत ही सफलतापूर्वक की जा रही है और ये बहुत ही व्यवहारिक पहल है जो निश्चित रूप से ऐसे इश्यूज़ को रेस करने में कंज्यूमर्स को आसानी देगा। उसके बाद जो एक चेंज हुआ है वो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन में चेंज हुआ है, उसको भी हम पॉइंट वाइज देख लेंगे कि जो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम का पिक्यूनरी जुरिडिक्शन की जो सीमा थी वो 20 लाख तक की थी, यानी 20 लाख तक के मामले डिस्ट्रिक्ट फोरम में योजित किए जाते थे, जो अब बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अब फाइल होंगे और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन में फाइल होंगे और 10 करोड़ से ऊपर के मामले नेशनल कमीशन में फाइल होंगे। जब हम ये सीमा बता रहे हैं तो ये सीमा जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं उसके लिए है कि जहां कंप्लेंट में आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया पिक्यूनरी जुरिडिक्शन में। दूसरा एक और चेंज इसके डिफिनीशन में है, जहाँ पे हम पहले इसको कवर करते थे तो उसमें कंपनसेशन की जो राशि थी वो हम ऐड करके जुरिडिक्शन को देखते थे।
इसमें जो कहा गया है वो सब्जेक्ट मैटर की बात की गई है। वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज पेड एज कंसीडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़। तो ये एक लीगल चेंजेस है, इसका भविष्य में देखना पड़ेगा कि कोर्ट कैसे इंटरप्रिटेशन करती हैं और इनके जुरिडिक्शन को कैसे तय करती हैं। फिर हम आते हैं रिटन स्टेटमेंट फाइल करने पे। जैसे अगर आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल हुई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, तो आपको 30 दिन का अवसर फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नोटिस मिलने से 30 दिन के अवधि के अंदर आपको अपना जवाब दाखिल कर देना चाहिए। और ये मैक्सिमम 15 दिन की सीमा कोर्ट इसको बढ़ा सकती है, यानी मैक्सिमम जो अवसर आपको 45 दिन का मिल सकता है। अब हम अपील के प्रावधान में आते हैं। अपील में आप जानते हैं कि पहले की जो व्यवस्था थी, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भी राशि कंपनसेशन में कंप्लेनेंट को दी है, उसका 50% या 25% जो कम होता है वो आपको स्टेट कमीशन के समक्ष जमा करना होता था, तब आपकी अपील सुनी जाती थी। अब उसको 50% कर दिया गया है, यानी कि वो राशि बढ़ा दी गई है। ये भी कंज्यूमर या कंप्लेनेंट के फेवर में है कि जो भी राशि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने तय की है उसका 50% दूसरा पक्ष जब जमा करेगा ऊपर की अदालत में, अपीलीय न्यायालय में, तब वो अपील आयोजित कर पाएगा। ये दोनों स्थिति स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन दोनों के लिए बराबर से है। उसके बाद जो स्टेट कमीशन में अपील की फाइलिंग थी, पहले आपको 30 दिनों के अंदर करनी होती थी, उसको बढ़ा के अब 45 डेज कर दिया गया है। इसके बाद इस एक्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इस नए एक्ट का एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है या एक एडिशन है, वो मीडिएशन का है। मीडिएशन की व्यवस्था पहले भी कंज्यूमर कोर्ट्स में देखी जाती थी, जब कोर्ट्स इस मामले को सुलझाने के लिए कई बार मीडिएशन सेंटर को रेफ़र कर देते थे, लेकिन उसका कोई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न ओल्ड एक्ट में नहीं था, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं था। अब ये प्रावधान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कर दिया गया है कि ये मीडिएशन से कोर्ट चाहें तो मामले को तय करा सकती हैं और ऐसे मैटर्स को मीडिएशन के लिए रेफ़र कर सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पार्शियल मीडिएशन का भी प्रावधान है कि कुछ हिस्सों को अगर दोनों पक्ष चाहें कि किसी एक डिस्प्यूट के किसी खास इशू को वो मीडिएशन के थ्रू तय करा सकते हैं और बाकी इश्यूज़ को कोर्ट में कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक नया प्रावधान जो है मीडिएशन को लेके किया गया है और वो भी कंज्यूमर्स के हित में है। मामले को जल्दी निस्तारित करने के लिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए एक तरह से मीडिएशन का प्रावधान किया गया है, जिसका निश्चित रूप से फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिलेगा। उसके बाद एक और चेंज है, जो एडमिशन पे जो प्रोसीजर था, किसी भी कंप्लेंट को फाइल होने के बाद, किसी भी कंप्लेंट के फाइल होने के बाद जब वो कोर्ट में दर्ज हो जाती थी, तो कोर्ट उसको एडमिशन पे सुनवाई करता था और कोर्ट को ये पावर थी कि अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं हो रहा है तो ऐसे मुकदमे को या तो वो मेरिट पे तय कर दे या डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट, जिसको हम कहते हैं अदम पैरवी में, खारिज कर दे। यानी कोर्ट को ये पावर था कि वो कंप्लेनेंट के न होने की स्थिति में, न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने की स्थिति में ऐसे वाद को डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट कर सकता था। ये जो पावर था कोर्ट का, वो अब ख़त्म कर दिया गया है और नए सेक्शन 38 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी में ये कह दिया गया है कि यदि कोई कंप्लेंट फाइल होता है और कंप्लेनेंट उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी भी स्थिति में कोर्ट को मुकदमे को मेरिट पे तय करना पड़ेगा। यानी वो एक्स पार्टी भी चाहें तो मेरिट पे तय करेंगे, उसको डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। इस तरह से ये प्रोसीजर था एडमिशन स्टेज पे। उसके बाद एक और एडिशन है इस एक्ट में, जो रिव्यू का प्रावधान जोड़ा गया है। इसके पहले नेशनल कमीशन के अलावा रिव्यू का पावर डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन को नहीं था। ये एक एडिशन किया गया है कि कोर्ट अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती हैं। रिव्यू के सिद्धांत जैसा कि पहले आप जानते हैं वही है, जहाँ पे कोई एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड दिखता है या विधि की कोई भूल होती है, तो न्यायालय अपने आदेश का रिव्यू कर सकते हैं, उन्हें पुनर्विचार कर सकते हैं। एक और जुरिडिक्शन का एडिशन है, वो नेशनल कमीशन में है।
नेशनल कमीशन में सेकंड अपील की व्यवस्था कर दी गई है, जो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सेकंड अपील भी नेशनल कमीशन में फाइल किया जा सकता है। इसके पहले आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन में अपील और रिवीजन का जुरिडिक्शन था, तो एक सेकंड अपील भी ऐड कर दी गई। ये है सेक्शन 51 सब क्लॉज 3, जहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अगर होता है तो उस पर ये एक्ट किस तरह से एक्ट अपॉन करेगा। जैसे कि पहले जो व्यवस्था थी पनिशमेंट की, 1 महीने से 3 साल मैक्सिमम, कम से कम 1 महीना और मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा हो सकती थी यदि आप किसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो सज़ा तो वही रखी गई है, लेकिन पेनाल्टी जो पहले 2,000 से 10,000 थी, उसको अब बढ़ा के 25,000 से 1 लाख कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ऑर्डर्स के इन्फोर्स कराने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पेनाल्टी है उसकी राशि बढ़ाई गई है समय के साथ। तो ये भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के हित में काम आएगा और इसके ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्स हो पाएंगे। कंज्यूमर कोर्ट्स के ऑर्डर का इन्फोर्समेंट भी वैसे ही होता है जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री का इन्फोर्समेंट होता है। ये बात भी इस एक्ट में कही गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है, उसमें किस तरह के परिवर्तन पुराने अधिनियम से किए गए। ये परिवर्तन निश्चित रूप से कंज्यूमर फ्रेंडली हैं, कंज्यूमर्स के हित में हैं और उन्हें अपने राइट्स को ज़्यादा आसानी से रेज करने का एक उपाय किया गया है। और निश्चित रूप से जब इम्प्लीमेंटेशन होगा इस एक्ट का, नए नए मामले कोर्ट्स में आएंगे और ऑनरेबल कोर्ट्स उसका इंटरप्रिटेशन करेंगी, तो इस एक्ट को हम और समझ पाएंगे और बेहतर ढंग से ये लागू हो पाएगा। तो आज की चर्चा में यहीं तक। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और चर्चा यूं ही चलती रहेगी। नमस्कार।